Hello and very good morning. My name is Mr. Vrinder Singh and today's my topic is heating effect of electric current. तो बेटे हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं. व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो बेटे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेट्स सी. सपोज यू हैव ए कंडक्टर. तो बेटे आपको पता है कि हमारे पास होते हैं कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, लेट्स सी. अब देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, सपोज ए और बी हमारे पास है कंडक्टर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर वी हैव इलेक्ट्रॉन which is negatively charged and proton which is positively charged. And whenever इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं एंड द बैटरी हैव टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. जब भी हम बैटरी का पॉजिटिव एक साइड और अनदर टर्मिनल कनेक्टेड टू द अनदर साइड ऑफ द कंडक्टर ए बी, तब क्या होगा बेटे, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्जेस होता है, नेगेटिव. तो बेटे नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्टर से होते हुए ये जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स में और ये पॉजिटिव किस तरफ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव. तो बेटे क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जब भी जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड. अब जैसे ही ये आपस में करते हैं कोलाइड तो क्या होता है, कोलिजन से इस कंडक्टर्स में हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है. अब जैसे ही इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, अब हमको भी पता है बेटे जब किसी बल्ब को हम जलाते हैं तब क्या होता है, बल्ब के अंदर जो एक वायर होती है ना टंगस्टन की, जब उसमें से करंट फ्लो करती है तब क्या होता है, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज आपस में कोलाइड करते हैं. तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस उसमें, बिकॉज ऑफ कोलिजन, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. और हमको पता है बल्ब को जैसे हम टच करते हैं तो बल्ब कैसा होता है, गर्म. क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. नंबर 2 एग्जांपल्स. अब हमको पता है गर्मियों में हम पंखा चलाते हैं, पंखा चलाने के बाद अगर ज्यादा देर तक चलता रहे, जब हम पंखे को कभी टच करते हैं तो देखते हैं पंखे का टेम्परेचर राइज हो जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी गर्म हो जाती है. तो बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब उसमें से करंट फ्लो करती है तब वो क्या हो जाते हैं, हीट अप. तो दिस हीट अप इज ऑफ डिवाइस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से तो वो सारे डिवाइस क्या हो जाती हैं, हीट अप. तो इसी को अफेक्ट, इसी टॉपिक का नाम को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम करेंगे इसका डेफिनेशन. द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है बेटी, अब आपको समझ आ गया कि जब भी किसी कंडक्टर्स में से एक करंट फ्लो करती है तो करंट हमेशा फ्लो करती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से फ्लो करती है बेटे, एंड एट द नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा. ओके, तो एक चीज और समझते हैं, नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. लेट्स सी. आपको हमने बताया है पहले ही, हमारे पास होता था पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन, दैट इज वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज. वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज. तो इस दोनों टर्मिनल ए बी में कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज V. ओके, तो V इज इक्वल टू होगा वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज. तो यहां से हमने वर्क डन निकाल लेंगे. वर्क डन निकाल लिया तो ये बन गया V मल्टीप्लाई बाय क्यू.
क्यू को उधर साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि करंट का वैल्यू क्या पड़ा था, हमने पढ़ा था कि करंट I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से क्यू का वैल्यू कितना आएगा, क्यू टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, बन गया I इंटू टी। तो बेटे इस चार्ज की जगह हमने क्यू इज इक्वल टू आई टी को पुट कर दिया, ये वैल्यू को इसमें पुट कर देना है तो बन जाएगा W इज इक्वल टू वी आई टी। बस हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब जितना वर्क डन होगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इसके ऊपर फोर्स लगती है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो जितना वर्क डन करेगा उतना इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। मतलब जितना वर्क डन ये करेगा उतनी इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। तो W इज इक्वल टू H, H फॉर हीट, तो हीट इज इक्वल टू का फॉर्मूला बन गया VIT और H इज इक्वल टू VIT। इसी को हम इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब भी हम उसमें कुछ डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज अप। दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटे, तो ये हमने एक टॉपिक हो गया। इसी के साथ एक और रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स ने जब इसी इफेक्ट को थोड़ा और स्टडी किया तो देखा कि जो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो बेटे आगे चलते हैं, एक और टॉपिक करते हैं। तो जूल्स ने फैक्ट फाइंड आउट किए कि हीट जितनी प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, H प्रोपोर्शनल। दिस इज, ये जो हम कहते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इसका साइन है, सिंबल है उसका। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज आई स्क्वायर। नंबर 2, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कैपिटल R फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या थी हमारे पास, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कोलाइड होते थे वो हीट प्रोड्यूस करते थे, इसी इफेक्ट को हम कहते थे रेजिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड फैक्टर इज टाइम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर करंट फ्लो कर रही है 2 मिनट्स के लिए, ठीक है, तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम ज्यादा टाइम के लिए करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो उतनी ज्यादा हीट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जितना टाइम के लिए ज्यादा करंट को फ्लो करवाओगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर टाइम पीरियड कम होगा उतनी हीट प्रोड्यूस भी कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, तीनों को हम अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके बन जाएगा H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर RT। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, वेयर K इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT जॉल्स। तो ये जो लॉ बनाया किसने बनाया था, जॉल्स ने। तो हम इसका नाम दे दिया जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटे, तो ये था हमारे पास जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम आगे जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की करेंगे एप्लीकेशंस पार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी बोल देते थे। तो बेटे इस इफेक्ट में हमने पढ़ा था whenever electric current is passed through the conductor, okay, its electrical energy changes into heat energy। ठीक है, तो सारे के सारे डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में यूज करते हैं, उन वो सारे के सारे डिवाइस होंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो बेटे ये थे हमारे 6 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जाम में आपने इनको एज इट इज नहीं लिखना, आप इसको थोड़ा सा फर्दर भी एक्सप्लेन करोगे। लाइक इलेक्ट्रिक हीटर इज दैट हीटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक आयरन विच इज यूज्ड टू आयरन द क्लॉथ, वाटर हीटर विच इज यूज्ड टू हीट अप द वाटर, इलेक्ट्रिक ओवन एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक टोस्टर्स।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके अलावा भी बेटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सम लिटिल बिट क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस है, व्हाई इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। द आंसर इज दैट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो because it consists a tungsten wire that have very small cross sectional area। ठीक है, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस होगी ज्यादा। देन व्हाट हैपेंड, ऑल द करंट इज चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट। ओके, दैट इज व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो हमारी उस वायर की, आपने कभी वायर देखी है? बल्ब के अंदर जो वायर होती है वो मटेरियल होता है टंगस्टन का। ठीक है, वो बहुत ही बाल के जैसी वायर होती है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है कि जैसे एक लार्ज करंट उसमें से फ्लो करती है तब वो सारी करंट जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंजेस हो जाती है। दैट इज व्हाई द बल्ब ग्लोस। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इट्स टू प्रॉपर्टी। तो बेटे इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर हाउस फ्रॉम ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है बेटे? ओवरलोडिंग होता है जब हमारे घरों में करंट का सप्लाई जरूरत से ज्यादा आ जाती है। कई बार करंट का फ्लक्चुएशन होता है ना बेटे, कई बार बल्ब कम जलता है, कई बार ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, या फिर जब लाइटनिंग होती है, बिजली लिशकती है, तब भी हम कहते हैं कि भाई लाइट को, स्विचेस को ऑफ कर दो, प्लग आउट कर दो, बिकॉज ओवरलोडिंग का डेंजर बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे घर में एक लिमिट से ज्यादा करंट आती है तो हम एक वायर यूज करते हैं नियर द इलेक्ट्रिक मीटर। जो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो होने से वो वायर मेल्ट हो जाती है और हमारे घर के सारे अप्लायंस जो हैं वो सेफ हो जाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस विच प्रोटेक्ट आवर होम अप्लायंस फ्रॉम ओवरलोडिंग। ओके, its next is its two property. The two properties are, first is low melting point and high resistance। melting point उसका low होना चाहिए, resistance उसकी high होना चाहिए। low melting point होगा तो जैसे ही heat up होगा तो वो जल्दी से melt हो जाएगा। ठीक है, high resistance होगी तो क्या होगा, वो heat up होने के बाद वो melt हो जाएगा, उस temperature तक पहुंच जाता है। so low melting point and high resistance is the true property। let's start its next question। Of what material electric fuse is made of। तो made of मतलब कि कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा बना होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है टीन एंड लेड मटेरियल से। ये थे मटेरियल्स, टीन एंड लेड मटेरियल आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है बेटे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो बेटे इलेक्ट्रिक फ्यूज की रेटिंग क्या होता है? रेटिंग होता है कि हमारे घरों में एक पर्टिकुलर लेवल का करंट ही पास होता है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि इन आवर होम द करंट अलाउड इज 2 एम्पियर। अगर मेरे घर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, अगर 2 एम्पियर, तो जो मेरे पास यहाँ पे था ना इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर्स होगी उसकी रेटिंग हो गई 2 एम्पियर। If the current is flowing up to the 2 एम्पियर, 2 एम्पियर या उससे कम की करंट फ्लो हो रही है तो इट्स ओके। अगर करंट 2 एम्पियर से ज्यादा फ्लो होगी तो ये वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और मेरे घर के सारे अप्लायंस सेफ हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज नाउन एज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो हर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज की एक रेटिंग होती है, एक लिमिट होती है कि इतना ही करंट उसमें से फ्लो करेगा। अगर उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड होगा तब वो फ्यूज वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज नाउन एज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं बच्चों से, दैट इज मटेरियल ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। नेम द मटेरियल दैट हैव लोअर रेजिस्टेंस, जहां पे उसको बोल देते हैं नेम द मटेरियल दैट इज बेस्ट कंडक्टर्स। तो जिनके पास लो रेजिस्टेंस होगी वही बेस्ट कंडक्टर होंगे, जिनके पास हाई रेजिस्टेंस होगी वो इंसुलेटर्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मटेरियल्स ऑफ लो रेजिस्टेंस, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हमारे पास, सिल्वर, देन आफ्टर कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। अगर क्वेश्चन आ जाए नेम द मटेरियल व्हिच हैव
which have least सबसे कम least resistance, then name is silver is the best conductors. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास material of high resistance is glass, rubber, diamond, etc. That is the insulators. एक और क्वेश्चन हम करते हैं, what are alloys? Give examples. तो alloys क्या होता है? Whenever two different metals are mixed up with each other, then the new next metal that is made of have unique property, different properties. Okay, that material is known as alloys, mixing of two materials, two different metals. We have few examples here. Constantine, nichrome and magnesium are the examples of alloys. ठीक है, तो बेटे हमारे पास अब तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बाद हम इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है बेटे, थैंक यू.